तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और शुरुआती क्लासेस में शायद 2 या 3 पार्ट हमने इनके बनाए हैं और उसमें हमने आपको ये बताया है कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, या सरकार को संविधान में या कार्यपालिका को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने या संविधान ने जो जो डायरेक्शंस दिए हैं, सलाह मशवरे दिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति माने सरकार जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी नहीं करती है, कुछ करती है, कुछ नहीं करने का निर्णय लेती है, तो उसके लिए जो भी प्लानिंग होती है उसे हम कहते हैं नीति या पॉलिसी या योजना। काम को करने का तरीका कि कौन सा काम हमने कैसे करना, क्या करना है ना, पॉलिसी। तो पॉलिसी बनाने का काम सरकार का ही है। सरकार को हम क्या कहते हैं एक्चुअली, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव को कुछ डायरेक्शंस, कुछ सलाह मशवरे दिए हैं जो एग्जीक्यूटिव के लिए मानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे उम्मीद ये की गई है कि जितना संभव हो सके, हिंदी में शब्द आता है ना यथासंभव, जहाँ तक तुम कर सको, तो जो हम तुमको डायरेक्शंस दे रहे हैं, आगे जो भी तुम कानून बनाओ, जो भी नियम विनियम बनाओ, जो भी काम करो, तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं न केवल संविधान सभा के आदर्श हैं, उनकी अच्छी सोच है, बल्कि हमारे पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की सोच है। इसी पर डिपेंड है नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में बहुत ही व्यापक रूप से करीब 1-1.25 घंटे की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ कि पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं क्या, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कहाँ से उभरे ये, कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ और इनका और मूल अधिकारों का अंतर क्या है। उसके बाद मैं आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 39 तक पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में मैंने इसको अपलोड कर रखा है, फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है, शायद प्लेलिस्ट 10 या 11 है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आप सीक्वेंस से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पर आर्टिकल 40 पर। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आर्टिकल 40 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो भी बातें लिखी हैं, मैं इसको 10 मिनट में पढ़ के जा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर आपको बार बार अन्य टीचर्स या अन्य चैनल की शरण में जाना पड़ेगा। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि 40 से 45 मिनट मैं आपके लूँगा और हर एक चीज़ को मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी हो जाए, है ना। तो बड़े फेरबदल हुए, जी शान बताएंगे हमें, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ फेरबदल हुए या बड़े फेरबदल हुए कौन से संविधान संशोधन से। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो कौन से संविधान संशोधन, 73वें से? अच्छा, 73वां तो खैर पंचायतों से संबंधित है, 73वां 74वां आप बताएं सोनू। हाँ, 42 या 42वें संविधान संशोधन से इनमें बहुत सारे रद्दोबदल या फेरबदल हुए। तो अभी इनको एक बार पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेज हुए। तो अब चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर। अब आ गए हम आर्टिकल 40 पर। बैठिए, अब बैठिए, आर्टिकल 40 पर आ गए। यहाँ पर बेटे देखो, एक शब्द लिखा है, स्थानीय स्वायत्त शासन की मजबूती के लिए। तो अब ये स्थानीय स्वायत्त शासन क्या होता है? हमारे यहाँ 2 तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सन 1993-94 में संविधान में 73वां-74वां संशोधन हुआ, ठीक है, 73वां-74वां संशोधन हो गया। उसके लिए जो पंचायतें थी, चाहे वो शहरी क्षेत्रों की थी या ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतें, जानते हो ना आप, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और शहरी कौन सी हो गई, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इन्हें संविधान में जगह दी गई, संविधान संशोधन किया गया, संविधान में जगह दी गई और इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए कि भाई इनका जो टेन्योर यानी कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, 5 साल से पहले इन्हें भंग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन बना, इलेक्शन कमीशन बना, इनके इलेक्शन कराने के लिए, इन्हें टैक्स लगाने के बहुत सारे राइट दिए गए और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, जो कि हम पंचायती राज में पढ़ भी चुके हैं, उससे पहले हमारी वीडियो है उसमें। तो अब ये जो पंचायतें और नगर पालिकाएँ जो मैं आपको कह रहा हूँ, शहरी क्षेत्रों में और गाँव के क्षेत्रों में, इन्हें हम कहते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन। अच्छा, इसे स्वायत्त क्यों कहते हैं, स्थानीय क्यों कहते हैं? स्थानीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिले या उससे नीचे के स्तर पर होती हैं, लोकल। एक तो केंद्र का स्तर हो गया राजधानी, फिर राज्य का स्तर हो गया राज्य की राजधानी की। हमारी सरकार कहाँ है? राज्य की सरकार कहाँ? राज्य की राजधानी में। तो राज्य सरकार। स्थानीय सरकार माने जो जो लोकल एरियाज़ हैं, भारत की जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, जिला, ब्लॉक, गाँव वगैरह, तहसील वगैरह, वहाँ पर बनने वाली सरकारें, तो उन्हें हम कह देते हैं लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकारें। जब हम इन्हें काम करने के लिए आज़ादी दे दी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद, तो इनका नया नाम हो गया स्थानीय स्वायत्त सरकारें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल ऑटोनोमस गवर्नमेंट। अच्छा, इसको लोकल ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स नहीं कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट से, स्थानीय स्वशासी संस्थाएं या स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं, ठीक है ना। तो इनकी मजबूती के लिए फिर से बता दूं ना, स्थानीय स्वायत्त शासन का मतलब क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक है। इनकी मजबूती के लिए आर्टिकल 40 में ये व्यवस्था की गई कि देखो आपने क्या करना है कि राज्य स्थानीय शासन की मजबूती के लिए किसका गठन करेगा? ग्राम पंचायतों का। आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? महतोष है ना। मेरी जो ग्राम पंचायत है उसका नाम क्या है? अमरपुर, ठीक है। आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? बिशनपुर, है ना। कोई किसी बिशन ने बसाया होगा तो उसके नाम पर हो गया वो बिशनपुर। आपकी नगर पालिका का नाम क्या है जिस जगह में आप इस समय पढ़ रहे हो? है नी, गदरपुर। नगर पालिका क्या है? गदरपुर। और आपके सबसे नज़दीकी निगम कौन सा है? आप बताओ बेटा। नगर निगम, जीशान, आपके सबसे नज़दीकी नगर निगम कौन सा है? गदरपुर, है ना। एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। आप बताओ। रुद्रपुर। रुद्रपुर और काशीपुर हमारे ज़िले में ना, डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में 2 नगर निगम हैं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में हैं, उत्तराखंड में। तो हमारे यहाँ 2 नगर निगम है, एक काशीपुर और एक रुद्रपुर। ये दोनों एक साथ ही बने थे, रुद्रपुर और काशीपुर, ठीक है। रुद्रपुर नगर निगम की जो आबादी रुड़की से भी ज़्यादा है, रुड़की से भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो आप देखें हमारे यहाँ, तो ये जो हैं हमारी शहरी संस्थाएं हैं। और ग्राम पंचायत का नाम मैंने आपको बताया, तो हमारी वो ग्रामीण संस्थाएं, ठीक है। तो इनकी मजबूती के लिए ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अच्छा देखो, उसने ना नगर पालिका, नगर निगम ये शब्द नहीं लिखा है आर्टिकल 40 में। उसने लिखा है स्थानीय शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन की मजबूती के लिए ग्राम पंचायतें बनेंगी। गठन माने ग्राम पंचायतें बनेंगी और उन्हें आवश्यक माने ज़रूरी जो शक्तियाँ और अधिकार हैं उनके लिए, उनके काम करने के लिए जरूरी शक्तियाँ और अधिकार हैं वो उन्हें सौंपे जाएंगे, बस। अब इसमें तरह तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत शब्द कहाँ कहाँ पर आया था, उसमें बताएंगे कहाँ कहाँ पर आया। किन 2 आर्टिकल में ग्राम पंचायत शब्द आया है? एक तो 40 में और दूसरा 243 में, है ना। 73वां 74वां संविधान संशोधन है ना, तो उसमें 243 में ग्राम पंचायत शब्द आया है ना। तो 2 जगह हमारे यहाँ ग्राम शब्द आया, कहीं और भी आया हो मुझे पता नहीं, लेकिन 2 जगह कन्फर्म है, ग्राम शब्द या ग्राम पंचायत शब्द, ठीक है। तो साहब ग्राम पंचायत शब्द यहाँ आ गया और इसी में कहा गया कि आप उन्हें शक्तियाँ और अधिकार भी दीजिए। तो अब इसी के मद्देनजर आप देखें कि हमने संविधान में जब 73वां 74वां संशोधन किया, तो अब एक तरह से हम जो हैं अपने जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हीं को अंजाम दे रहे हैं या उन्हीं को लागू कर रहे हैं। तभी तो देखो ना, इधर केटी शाह लिखे हुए हैं, केटी शाह है ना, ये केटी शाह लिखा है, ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसने कहा है, ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है। एक तो आपके पास चेक है, आपका अधिकार है, आपका करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, आप बैंक में गए, चेक जमा किया, आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको नहीं आएंगे। लेकिन आप लोन लेने गए, क्या लेने गए आप? लोन। तो बैंक की मर्जी है आपको दे या ना दे, बैंक कह सकता बजट नहीं है, बजट नहीं है, ठीक है ना, बैंक की मर्जी है दे या ना दे। तो उसी तरह से नीति निर्देशक तत्व भी जो हैं वो सरकार की मर्जी है, दे या ना दें। और कब देंगे? जब वो इनको दे सकने में या इनको लागू करने में सक्षम होंगे। अब 73वां 74वां संशोधन कब आया है? 93 94 में आया है ना। तो चलिए कॉल आ गई थी, तो मैं ये कह रहा था, अब आप देखें ना, सन 91 में 1991 हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, नई आर्थिक नीति आ गई ना। तो सन 91 के बाद 92 93 94 में हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा होने लगा सरकार में, सरकार को रेवेन्यू मिलने लगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से भी हमें हेल्प मिलने लगी, IMF से भी हमें हेल्प मिलने लगी, कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा आ गया। तो भाई ठीक है, सब ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों और जो नगरीय निकाय हैं, अर्बन बॉडीज़। देखो एक हिंदी में शब्द आ गया ना, नगरीय निकाय। इंग्लिश मीडियम वाले को कहे यार क्या, फिर अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले को कहो अर्बन बॉडीज़, तो उसे ये भी नहीं पता कि अर्बन बॉडीज़ क्या। अर्बन बॉडीज़ का मतलब जो अर्बन गवर्निंग बॉडीज़ हैं, कौन सी? नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, ये है अर्बन बॉडीज़। चलिए साहब, अर्बन बॉडीज़ को अब हम नया रूप देते हैं, पैसा आ गया ना, अर्बन बॉडीज़ को हम नया रूप देते हैं। तो उसी का नतीजा था 73rd और 74th अमेंडमेंट, और ग्राम पंचायतों को मजबूती दे दी गई। फाइनेंस कमीशन भी बन गया, इलेक्शन कमीशन भी बन गया, ठीक है ना। तो तभी तो केटी शाह कह रहे हैं ना कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है। ओके, आगे चले। फिर यहाँ आता है काम की न्याय संगत। अब न्याय संगत दशाओं का मतलब ये है, अब देखो घर वाले आपसे उम्मीद करें बेटा IAS टॉप करेगा, है ना, अब उसको सोने नहीं दे रहे आप, चलो जीने नहीं दे रहे वो अलग बात है, जीने नहीं दे रहे ना, उसका मन कर रहा पार्टी में जाने का, नहीं जाने दे रहे, कोई नई फिल्म आई है वो फिल्म देखने का मन कर रहा, नहीं देखने दे रहे, ठीक है नहीं देखने दे रहे, लेकिन सोने तो दोगे ना उसको, है ना। अब उसे दिन भर पढ़ना है बैठ के, तो उसका कुछ फलाहार भी दो, उसे कुछ दूध भी दो, है ना, ये तो भूखे पेट लेके थोड़ी पड़ेगा वो। लेकिन ज़्यादा भी नहीं खिलाना ना, फिर सो जाएगा, ज़्यादा खा के सो जाएगा।
तो अब गर्मी में मच्छरों में उसको कह दो पढ़ 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 पढ़, आंखें उसकी फूट जाएं कैसे? तो ठीक है, बच्चे से आपने उम्मीद की बेटा सुबह रात को आराम से नींद लो, सुबह नाश्ता करो, पढ़ो, फिर उसके बाद 2-4 मिनट तुम्हारा 8-10 मिनट मन करे मोबाइल चलाओ, खेल जाओ, फिर खाना खाओ, सो जाओ, सो के उठो, नींद लो, फिर पढ़ो आराम से। गर्मी है, पंखा चल रहा है भाई। अब हर घर में एसी थोड़ी, हम यूरोप थोड़ी हम, यूरोप में तो एसी की ज़रूरत ही नहीं है ना? कुछ दिन बाद पड़ेगी यूरोप में एसी की ज़रूरत, गर्मी आ रही है। तो अगर हम इसका उल्टा करें तो उसके साथ हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको हम फैसिलिटीज़ दें तो हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई मज़दूर है, आपके घर में कोई मज़दूर काम कर रहा है, गर्मी हो रही है, लेकिन आप उसे लंच ब्रेक भी नहीं दे रहे, वो पसीने पसीने हो रहा है, उसको थोड़ी देर छाया में बैठना भी नहीं दे रहे, तो ये उसके साथ अन्याय है। भाई गर्मी हो रही है, आप थोड़ी देर छाया में बैठ लो ठंडा पानी पी लो, है ना? लंच ब्रेक है, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो, टी ब्रेक ले लो, है ना? गर्मी बहुत है, चलो चले जाओ। सरकारें हमसे काम ले रही हैं 10 से 5 डेली काम ले रही हैं, कभी 8 बजे आओगे 8 बजे जाओगे, 12 घंटे का काम आपसे लेंगे, सैलरी नहीं देंगे। गर्मी हो सर्दी हो आपने आने ही आना है, तो वो काम ठीक नहीं है। तो यहीं पर बात है काम की न्याय संगत दशाएं, यानी कि किसी भी कामगार से, चाहे वो IAS हो, मंत्री हो, संतरी हो, क्लर्क हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, सेवक हो, है ना, उससे उसी हिसाब से काम लेना जिससे उसकी बॉडी इजाज़त देती है ना? उसके साथ अन्याय किसी की तरह का ना हो, है ना? होली का दिन है, सफाई कर्मी से कह रहे हैं सफाई करो ना, ईद का दिन है ना, डॉक्टर से कह रहे हैं जब मेडिकल पे आओ, OPD में आओ ना, है ना, उसको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो काम करने की न्याय संगत दशाएं, ठीक है। और क्या है, काम करने की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। मानवोचित दशाओं का मतलब क्या हुआ? मानवोचित दशाओं का मतलब क्या हुआ भाई, है ना? मानवोचित दशाओं का मतलब क्या हुआ बेटे? अब मजदूर के ऊपर आप 2 क्विंटल वजन लाद दो, नहीं चल पाएगा ना, वो थोड़ा थोड़ा वजन लादोगे तभी काम चलेगा, है ना? वर्कर को आप संडे की छुट्टी भी ना दो तो कैसे, कब कपड़े धोएगा वो? जो उसके थोड़े मोटे सांस्कृतिक भागीदारियाँ हैं वो कब करेगा? नहीं कर पाएगा ना। आप मुझे से कहो 6 घंटे लगातार खड़े होकर रोज़ पढ़ाओ, नहीं कर पाऊंगा ना। तो मानवोचित यानी कि जो इंसान की गरिमा सेहत के नज़रिए से बेहतर हो, इस तरह की कंडीशन काम करने के लिए होनी चाहिए। तो इसे कहा काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं। और प्रसूति सहायता, प्रसूति को इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरी, यानी जो गर्भवती स्त्री हो, जो बच्चे को जन्म देती है उसे कहते हैं प्रसूति। तो प्रसूति सहायता। अब देखो ना, अब जो रईस हैं उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, महिलाएं मजदूरी कर रही हैं, है ना? अब तो बहुत हालत अच्छी हो गई है, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाओ तो जितने लोग थे उतने ही कामगार थे। 6-7 साल के बच्चे को बकरी की रस्सी पकड़ा देते थे, और जो बिल्कुल अशक्त हो जाते थे बूढ़े, उन्हें भी बकरी की रस्सी पकड़ा देते थे। घर में जो भी थे, युवा या किशोर अवस्था के सभी लोग काम करते थे, क्या लड़का क्या लड़की। शादी के बाद 2-3 दिन हो गया, चलो भाई अब चलो सबके साथ गेहूँ काटने चलो, तो गर्भवती स्त्री है वो भी जा रही है गेहूँ काटने, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। बच्चे के स्वास्थ्य पर, ना केवल माता के बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो सरकार क्या कहती है भाई, इनको थोड़ी सहायता मिलनी चाहिए। तो शायद हमारे यहाँ उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, तब एक योजना शुरू हुई थी, तो जो गर्भवती महिलाएं थीं, जो भी अमीर और गरीब उसको कल्याण नहीं है, उनके खाते में पैसे आते थे निश्चित। फिर आंगनवाड़ी जो कार्यक्रम हमारा, आंगनवाड़ी आशा कार्यक्रम जो है, तो अब गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखता है, उन्हें पौष्टिक आहार देना, है ना, उन्हें दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह देना, और आफ्टर डिलीवरी जो कुछ भी करना है। 1 मिनट रोकना, कोई आए मिलने। तो मैं इससे पहले कहा था, हाँ, तो अब आंगनवाड़ी आशा वगैरह है ना, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तरह तरह से हेल्प देती हैं। अच्छा, उसी तरह से आप देखो, जो जैसे सरकारी कर्मचारी महिलाएं हैं, तो उन्हें शायद जब वो गर्भवती होती हैं या बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि प्रसूति के बाद भी उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, उसे मैटरनिटी लीव कहते हैं, प्रसूति अवकाश कहते हैं। 2 बच्चों के लिए मिलता है, पता नहीं 8 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का कितना है वो मिलता है, उसे कहते हैं प्रसूति अवकाश। यानी कि आप गर्भवती हैं और उसके बाद बच्चे को आपने पालना भी है, तो कुछ दिन के लिए आप जो है घर में रहेंगी, आपकी सैलरी जो है वो नहीं कटेगी। इसके अलावा एक और आता है CCL, चाइल्ड केयर लीव। आपका बच्चा 18 साल तक का होने तक अपने बच्चे की देखभाल के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं, वो शायद 8 या 10 महीने की अधिकतम। लेकिन उसमें यह है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी तभी मिलेगी जब आप दोबारा आ जाएंगे। यानी कि आपने अगर कम से कम 15 दिन का आपने छुट्टी लेनी है एक बार में, कम से कम एक बार में 15 दिन की छुट्टी लेनी है, 15 दिन से कम की नहीं। छुट्टी आप सैंक्शन कराएंगे, ठीक है, आपको चाइल्ड केयर लीव दे दी जाएगी। सैलरी आपको तय मिलेगी जब आप दोबारा लौट कर आ जाएंगे, सैलरी नहीं कटेगी आपकी, लेकिन मिलेगी तब जब आप दोबारा लौट कर आ जाएंगे। तो शुरू में ये नियम लागू हुआ, पता नहीं हमारे यहाँ कौन थे, CM हरीश रावत जी थे या खंडूड़ी जी थे, तो बहुत से लोगों ने इसका जो है अपने बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश लिया। फिर बाद में पता चला सैलरी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मिल तो रही है लेकिन दिक्कत हो रही है, तो फिर इसकी जो दर थी वो थोड़ी कम हो गई। चलिए मैं आगे, समझ रहे ना। तो ये सब किस में आ गया, प्रसूति सहायता में आ गया। अच्छा, इससे पहले ये वाला आर्टिकल मैं भूल गया, आर्टिकल 41, ये क्या कह रहा है,
कुछ दशाओं, जैसे शिक्षा पाने के लिए, वृद्धावस्था माने बुढ़ापे में, बीमारी में, ये अशक्ता, अशक्ता का मतलब क्या है, लाचारी, कहते हैं ना लाचारी, भाई मान लो आपके दोनों हाथ खराब हो गए तो वो लाचारी है ना, क्या काम करेंगे आप उसमें क्या काम करेंगे, है ना, दोनों पैर खराब हो गए तो वही लाचारी है, अशक्ता कहते हैं। तो कुछ दशाओं जैसे शिक्षा पाने के लिए, वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में या बीमारी में या अशक्ता में लोक सहायता देने की व्यवस्था कौन करेगी, देने की व्यवस्था सरकार। लोक सहायता का मतलब सरकारी सहायता। तो आप लोग देखते हैं ना, जैसे छात्रवृत्ति आ रही है एजुकेशन के लिए, है ना, आप प्राइमरी एजुकेशन में देखें तो बच्चों के लिए मिड डे मील आ रहा है ना, मिड डे मील आ रहा, नाश्ते के लिए भी पैसा आ रहा है, जूता बैग के लिए पैसा अलग से आता है। इसके अलावा आरटी, राइट टू एजुकेशन में, उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। इसके अलावा विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, और आप लोगों के लिए पास बने हुए ना, बसों में फ्री यात्रा है ना, गर्ल्स के लिए बसों में, रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा है ना, तो उसके लिए क्या पास होता है, और यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना, यूनिफॉर्म जरूरी है, पास जरूरी है। तो बिठा लेते हैं बस वाले, रोकते हैं, डिग्री कॉलेज का हम रोक लेते हैं, चल बड़ी अच्छी बात है। तो ये सब किस में आता है, इसी में आता है। तो अब पास आज़ादी इसके समय थोड़ी बन गया था, अभी 10 साल पहले बना है ये पास। कितने साल हो गए इस पास व्यवस्था को रोडवेज में कि गर्ल्स जो है फ्री यात्रा करेंगी, 10-12 साल हो गए ना, जब सरकार के पास इतना पैसा आया तभी तो, उससे पहले नहीं था। तो वही केटी शाह, ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर है, ठीक है ना, ओके। फिर आता है आर्टिकल 43A, उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी के लिए विधि द्वारा व्यवस्था। उद्योग क्या है भाई, कारखाना, इंडस्ट्री, कारखाने, किन्हीं 4 कारखाने को नाम बताओ भाई, स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़ा, चीनी मिल, है ना, जूट मिल, कॉटन मिल, सभी उद्योग तो हैं। ONGC, और भी समझो ना, ONGC, सेल, गेल, NTPC, HPCL, सब ये उद्योग भी तो हैं, एंटरप्राइजेज भी कह सकते हो। तो इसमें मालिक साहब होते हैं ना, सरकारी है तो सरकारी मालिक यानी बड़े बड़े अधिकारी, और निजी है तो निजी मालिक, निजी है तो निजी मालिक। तो इसमें आर्टिकल 43A में, आर्टिकल 43A जो है वो 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। उसने कहा उद्योगों के प्रबंध में यानी कि इंडस्ट्रीज को चलाने में, उसकी गवर्निंग में, कार्मिक माने कर्मचारी, कार्मिक का मतलब हिंदी में कर्मचारी की भागीदारी के लिए विधि द्वारा व्यवस्था, यानी कि आप कानून बनाएंगे, विधि द्वारा व्यवस्था माने आप कानून बनाएंगे जिससे कि जो कारखाने हैं उनके मैनेजमेंट में मजदूरों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, समझ रहे ना, मजदूरों की भी हिस्सेदारी चाहिए। यानी कैसे चलेंगे, क्या होगा, उसके गवर्निंग काउंसिल में मजदूरों का या कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा है ये आर्टिकल, आर्टिकल 43A, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 44, ये आ जाता है समान नागरिक संहिता वाला। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन में बस इतना ही, थैंक यू।